हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 67th मेंस की। ठीक है। इसमें जैसा कि मेंस आपको पता है कि दिसंबर में होने वाला है। ठीक है। तो अभी हम जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें हमने प्रश्न देखे थे, 4 प्रश्न देखे थे और करीब 10 से 12 तरीका बताए थे कि प्रश्न के तरीके क्या हो सकते हैं, लेकिन उनका उत्तर जो होगा वो एक ही होगा। इसी प्रकार से आज भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें करीब 2 प्रश्न देखेंगे और आगे अगर समय होगा तो फिर देख लेंगे मौर्य कला के बारे में भी, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बिहार में पूछा जाता है मेंस में प्रश्न, है ना। उसके भी 2-4 तरीके बताएंगे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसमें क्या क्या लिखना होगा। सबसे पहले लेकिन बात कर लेंगे ना कि आज का जो प्रश्न हमने दिया था, एक प्रश्न था कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का वर्णन करते हुए अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या ने किस प्रकार से जीवन के अधिकार को विस्तृत किया है, चर्चा कीजिए। इस प्रश्न को बहुत लोगों ने लिखा है, सबने लिखा है, किसी ने छोड़ा नहीं उसे। फिर भी प्रश्न की जो सही डिमांड थी वो किसी ने नहीं बताया। पूरा का पूरा मूलाधिकार का ही वर्णन दे दिया है। ठीक है। किसी ने पूरा मूलाधिकार बता के 21 को छोटा सा बता दिए। कोई 21 बता रहे हैं तो उसको उसी बीच में ही एक लाइन में ही बताते निकल गए। कुल मिला के उत्तर सही नहीं मिला है। कुछ उत्तर ठीक मिले हैं जो मॉडल आंसर के रूप में हमने बता भी दिया कि आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका देखिए, सबसे पहले इसका जो भाग है प्रश्न का कि मूलाधिकार क्या है। बात भारतीय संविधान में हो रही है ना, तो इतिहास बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप बताना चाहते हैं तो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, इतना बता सकते हैं बस। परिचय के रूप में अगर शुरू करते हैं तो देखिए, पहली बात तो हम इसका परिचय बताएंगे। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इतना हम बताएंगे। और इतने में हम करीब कवर कर देंगे, ले जाके 120 प्लस शब्द कवर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच, या फिर इसको छोड़ते हैं, अमेरिकी संविधान से प्रभावित भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मूलाधिकार का वर्णन किया गया है। मूलाधिकार मूल इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला पैराग्राफ आप दे सकते हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्यों? क्योंकि इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि न्यायोचित मूलाधिकारों का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भेदभाव के विरुद्ध है। बात करेंगे तात्पर्य की, तो तात्पर्य क्या भाई? देखो, तात्पर्य और उद्देश्य दोनों में बड़ा अंतर है, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। तो तात्पर्य ये है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करना इसका तात्पर्य है। राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा देता है। विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करता है। पॉइंट दे देकर आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर बात करेंगे इसके उद्देश्य की। उद्देश्य की बात करेंगे जब, तो उद्देश्य में क्या बताएंगे? देखिए, मूलाधिकार का सर्व प्रमुख उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना, ना कि किसी व्यक्ति की सरकार बनाना। अब आ जाएं आप मूलाधिकार वाले भाग में। इतने में आपका लगभग कवर हो गया ना, जितना बोले करीब 100 प्लस वर्ड कवर हो गया है।
ठीक है। बात कर लें तो शुरुआत में मूलाधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। इसको बताने के बाद अब 6 मूलाधिकार हैं, तो 6 मूलाधिकार को आप छोटे छोटे उसमें बताइए बस। समता का अधिकार, ऐसे है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बस आप इसके सामने दे सकते हैं 14 से 18, 19 से 22 दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप बताइए। इतना बताने के बाद आपको अनुच्छेद 21 पे आना है, क्योंकि प्रश्न का जो मुख्य भाग है, देखो मूलाधिकार सबको पता है, बच्चा बच्चा भी जानता होगा, जो पढ़ा होगा किताब उसको पता होगा। तो हमें अनुच्छेद 21 पर चलना है, क्योंकि प्रश्न का मुख्य भाग है अनुच्छेद 21 बताना है। तो जब हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो उसमें हम उसकी न्यायिक व्याख्या हमको करनी है। पहली बात आपको पता है कि अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के द्वारा दिए गए सभी मौलिक अधिकारों में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ है, इसे अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, वंचित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध जो एक एक गोपालन मद्रास राज्य का मामला रहा है, उसमें अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। आप बता सकते हैं इसमें व्यवस्था हुई कि 21 जो है ना, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध है। ध्यान रखना थोड़ा सा। लेकिन अपने इसी निर्णय को मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उस निर्णय को पलट दिया और प्राण दैहिक स्वतंत्रता को एक नया आयाम देते हुए उसके क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। अब क्षेत्र को विस्तृत किए हैं, तो कैसे क्षेत्र को विस्तृत किया गया है अब हम देख लेते हैं। भाई देखो आज के समय में क्या है ना, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षित है। पहली बात ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में ने भी मेनका गांधी के निर्णय के बाद अनुच्छेद 21 में समय समय पर उन सभी बातों को शामिल कर लिए जो जीवन जीने योग्य बनाती है। न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इतना सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 21 बताना ही बताना पड़ेगा। 400 वर्ड आपको कंप्लीट करने हैं इसी के माध्यम से। तो विदेश जाने का अधिकार, हेडिंग समझिए, पॉइंट पॉइंट। विदेश जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, निजता वाला अधिकार है। सड़क पर व्यापार, ठीक है। चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार। आप मामला दे सकते हैं, जैसे मामला आप दे सकते हैं जो विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी वाला मामला था भाई। एकांतता का अधिकार राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला था, 1994 में आया। फिर सड़क पर व्यापार का जो अधिकार है ना, ये भी इसी में है। फिर चिकित्सा सहायता जो स्वास्थ्य सेवा का अधिकार है, परमानंद बनाम भारत संघ 1989 का मामला रहा है। फिर स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त वायु का अधिकार है लोगों को, ठीक है। ये भी 2010 में एनजीटी की स्थापना की जाती है। शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन याद करिए, ठीक है। उसके अलावा इतना सब कुछ बताने के बाद आप अपना एक निष्कर्ष दे सकते हैं। इनकी व्याख्या थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर निष्कर्ष देते हुए आप अपना उत्तर समाप्त कर देंगे।
निष्कर्ष में भी ध्यान रखना अनुच्छेद 21 का खास करके जिक्र होना चाहिए। तो ये आपका आज का प्रश्न था। आगे हम प्रश्न देखेंगे, जैसे कि पहले बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, और ये जो प्रश्न हम अब बता रहे हैं अभी, ये देखिए 64 में भी आया था और 66 में भी आया था। प्रश्न सेम था, कुछ भी चेंज नहीं था। प्रश्न था, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में सब बहुत कंफ्यूज थे। कई बार हमने दिया है और किसी ने भी सही उत्तर नहीं लिखा, कुछ लोगों ने लिखा है। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न और दे दें अगर, कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं। दूसरा तरीका है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु था। इसी संबंधित एक तीसरा भी प्रश्न हो जाए, चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करते हुए गांधी जी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये भी हो जाए। ठीक है, और एक प्रश्न अगर ये भी आ जाए कि चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करते हुए इसके कारण और परिणाम तथा इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। यह चंपारण सत्याग्रह के कारण, परिणाम और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो, कारण, परिणाम और विशेषता का वर्णन करेंगे तब तो उसमें आपको पूरा पूरा चंपारण सत्याग्रह बताना है। ठीक है, अगर चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करते हुए गांधी जी की भूमिका बतानी है तो पूरा चंपारण आपको बताना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन जो पहला दोनों प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, और क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु था, तो प्रश्न थोड़ा सा घूमेगा, शब्दों से खेलना है। ठीक है, तो जो शुरू के दो प्रश्न हैं उनके आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा परिचय देना है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह की बात है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है वो। चंपारण के नीलहे किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना जरूरी था, जिसे तिनकठिया प्रथा के नाम से जाना जाता था। यहाँ के किसानों की समस्या सुनने के बाद गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग करने का निर्णय लिया गया, हालांकि अंत में सफलता भी प्राप्त हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा जिन तरीकों का प्रयोग किया गया वे बाद के आंदोलनों के लिए प्रमुख आधार बने। परिचय भी दे दिए, अब हम आधार कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सरकार के आदेश की अवहेलना की गई। कोलकाता से जब गांधी जी चंपारण आए राजकुमार शुक्ल के साथ, तो उनका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि चंपारण के किसानों की स्थिति जान लेंगे और नीलहों की शिकायत का अध्ययन भी कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि तिरहुत प्रमंडल के जो कमिश्नर थे वो मिलकर किसानों की स्थिति जानने के क्रम में ही क्या हुआ कि कमिश्नर ने गांधी जी को वापस लौटने का, मतलब जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। और गांधी जी क्या किए भाई, उसकी बात को नहीं माने। फिर क्या होता है, वो कुछ साथियों के साथ अपने चंपारण पहुंचे जाते हैं और किसानों पर हो रहे अत्याचारों का विवरण लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, सबने अवज्ञा का पालन किया इन्होंने। दूसरी चीज, सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग हुआ और जांच समिति का गठन किया गया। देखिए, उन गांधी जी के जो भी आरोप लगे थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर कहा कि किसानों के हालत की सूचना एकत्रित करने के लिए हमें अंग्रेजी कानून को तोड़ना पड़ा था। भाई उन्होंने मतलब एक्सेप्ट भी कर लिया कि हमने कानून तोड़ा है, लेकिन क्यों तोड़ा है उन्होंने वो भी बता दिया। ठीक है, सबने अवज्ञा का प्रयोग करते हुए गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसमें हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करते हुए मजिस्ट्रेट को मुकदमा वापस लेने का आदेश दे दिया।
अंततः क्या हुआ, लेफ्टिनेंट अल्बर्ट गेट ने गांधी जी को रांची बुलाकर बातचीत के पश्चात चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन करने का निर्णय लिया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। ठीक है। इस समिति को गांधी जी यह बताने में सफल हो गए कि तिनकठिया जो पद्धति है ना, वो शोषणकारी और औचित्यहीन है। ठीक है। तीसरा पॉइंट भी बनाइए, सरकार का निर्णय वापस लेना और अवैध वसूली की वापसी। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, नीलहों द्वारा किसानों को नील की खेती से मुक्त करने के लिए अवैध वसूली की गई थी, जिसे वापस करने की वकालत गांधी जी ने समिति से की भी थी। गांधी जी के सुझाव को मानते हुए समिति की रिपोर्ट के आधार पर तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी गई और साथ ही अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाने का निर्देश सरकार ने दे दिया। सबने अवज्ञा और सत्याग्रह का ये प्रयोग पहला सफल प्रयोग रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट बनेगा, स्वतंत्रता आंदोलन वास्तविक अर्थ में जन समस्या के निराकरण से जुड़ा। देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र था ना, वो शहरी चरित्र था पहले, लेकिन चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या हुआ कि किसानों की समस्या के प्रति कांग्रेस क्या हुई, संवेदनशील हुई और इसमें कई सारे किसान नेता भी शामिल हो गए। ठीक है। अगला पॉइंट बनेगा, शोषित वर्ग की समस्या अब राष्ट्रीय स्तर पर उठ गई। पहली बार था जब किसानों की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर उठी और कई राष्ट्रीय स्तर के नेता किसानों की समस्या के लिए आगे आए। और भी चीज़ है कि अन्य आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना कि सत्याग्रह के इस आंदोलन ने अनेक किसान आंदोलनों को जन्म दिया, जैसे खेड़ा, अवध, इन सब का। इसके साथ ही किसान आंदोलनों का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया था। ठीक, पहले दोनों प्रश्नों का उत्तर यही। निष्कर्ष दे सकते हैं, निष्कर्षता कह सकते हैं हम कि यह कहा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह, जो कि एक अहिंसावादी और सविनय अवज्ञा वाला पहला सफल आंदोलन था, ने अन्य आंदोलनों को एक नई दिशा प्रदान की, है ना, जिसके तहत हम बोल सकते हैं, है ना, तो जिसके तहत समितियों का गठन, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे उठाना, ये सब इसमें शामिल हो गया। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न हम समाप्त करते हैं। अब इसमें 400 वर्ड का जो बात है वो 400 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो बाद के दोनों प्रश्न है ना, उनका थोड़ा तरीका अलग है कि उसमें गांधी जी की भूमिका बतानी है, चंपारण सत्याग्रह भी बताना है। एक में चंपारण सत्याग्रह बताना ही है, उसका कारण, उसका परिणाम और उसकी, उसमें और क्या बताना कि एक तो परिणाम, कारण क्या रहा, फिर उसका परिणाम क्या रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आया हुआ है बीपीएससी में, सांप्रदायिकता तथा पंथ निरपेक्षता पर नेहरू के विचारों की विवेचना कीजिए। देखिए, दोनों पॉइंट एक साथ दे दिए गए हैं यहाँ पे, सांप्रदायिकता भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है। हो सकता है प्रश्न धर्मनिरपेक्षता को न लाके पंथ निरपेक्षता शब्द को ना भी लाया जाए, तो हो सकता है कि सांप्रदायिकता पर नेहरू के विचारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, शब्द को हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आप नॉर्मल सा परिचय भी दे सकते हैं कि आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक नेहरू का दृष्टिकोण सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में पश्चिमी और आधुनिक था। वे भारतीय परिस्थितियों की जटिलताओं को समझते थे और अपने स्वभाव, अध्ययन और अभिधारणाओं के कारण रूढ़िवाद, सांप्रदायिकता और कट्टरवाद के विरोधी थे। सांप्रदायिकता पर नेहरू के विचार देखेंगे तो पॉइंट के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, पहली बात तो सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के बारे में वो क्या बोलते हैं कि वो कहते हैं भैया कि ये मध्यवर्गीय प्रपंच है। पहली बात, अपने निहित स्वार्थों के लिए मध्यवर्गीय द्वारा सांप्रदायिकता का संरक्षण और संपोषण किया जाता है। जब तक मध्यवर्गीय तत्वों का राजनीतिक
राजनीति पर प्रभाव कायम है तब तक भारतीय समाज को पूर्ण रूपेण सांप्रदायिकता को से दूर नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रपंच मानते हैं, पहली बात तो मध्यवर्गीय प्रपंच। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सांप्रदायिकता के विभिन्न आयामों की पहचान, उनको भी ये पहचान भी थी। संप्रदायवाद के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम, उनकी प्रकृति, लक्षण, कारण कुछ समझने वाले वो पहले भारतीय नेता थे। ठीक है। अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती वर्षों में नेहरू द्वारा सांप्रदायिकता का निदान भी परंपरागत हिंदू मुस्लिम भाई 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 के राष्ट्रवादी उपागम तथा स्वराज प्राप्ति हेतु हिंदू मुस्लिम एकता की अपील में सीमित समझा गया था। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। तो गांधी, नेहरू और टैगोर, गांधी जी पे आज जो हम क्लास चलाए हैं, हमें नहीं लगता कि उससे कोई पॉइंट छूट सकता है बाप का। ठीक है। तो फिलहाल और अगली क्लास में नेहरू और टैगोर को भी देख लेंगे उसी में। ठीक है। अगला जो पॉइंट होगा, सांप्रदायिक व्यक्तियों से संबंध ना रखना। इनका मानना ये भी था भाई सामाजिक जीवन में किसी भी संप्रदायवादी संगठन से जो कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है उससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, मतलब वो इस बात के समर्थक ही नहीं थे। इनके अनुसार क्या था, ऐसे व्यक्तियों से संबंध रखना मतलब उनके विचारों से साम्यता रखनी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति है अगर, तो उसके हाँ में हाँ तो मिलाना पड़ेगा ना, तो इसलिए इस बात से वो दूर रहते थे। अगला है सांप्रदायिकता का कारण। सांप्रदायिकता का कारण क्या मानते हैं ये? नेहरू के अनुसार सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि में आर्थिक और राजनीतिक कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इनमें आर्थिक कारक कम हैं लेकिन राजनीतिक कारक अधिक उत्तरदायी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक शत्रुता और विरोध ने सांप्रदायिकता के प्रसार में बहुत ही अल्प भूमिका निभाई है। ठीक है। वर्तमान सांप्रदायिक प्रश्न धार्मिक नहीं है, यद्यपि कभी कभी यह धार्मिक भावनाओं का शोषण अवश्य करता है। नेहरू सांप्रदायिकता को किसी भी बाह्य आक्रमण से अधिक खतरनाक मानते थे, मतलब उसको कम नहीं मानते थे। उनके अनुसार सांप्रदायिकता के उदय का कारण भारतीय समाज में मौजूद कुछ निश्चित परिस्थितियों में निहित था। उपनिवेशवादी शासन द्वारा सांप्रदायिकता को विभिन्न तरीकों से मात्र इसलिए प्रोत्साहित किया गया क्योंकि यह उसके औपनिवेशिक प्रभुत्व की अनेक ज़रूरतों को पूरी करता था। औपनिवेशिक प्रभुत्व की ज़रूरतों को पूरी करता था। संप्रदायवाद से उन धार्मिक संप्रदायों को भी लाभ नहीं पहुंचा है, ध्यान रखना, जिनके हितों को बढ़ाने का इन्होंने दावा किया था। ठीक है, ध्यान रखना। अब उपाय क्या हो सकता है भाई? उपाय भी ये बताएंगे। उपाय तो ये है कि ये बताते हैं कि सांप्रदायिकता को अपने समय का सबसे खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में चिन्हित किया है इन्होंने। ठीक है, जिसके साथ सभी मोर्चों पर लड़ा जाना चाहिए। तो कैसे लड़ा जाना चाहिए? देखिए, नेहरू द्वारा सार्वजनिक भाषण, रेडियो प्रसारण, संसदीय व्यक्तियों, निजी पत्रों, मुख्यमंत्रियों को प्रेषित पत्रों के माध्यम से सांप्रदायिकता के विरुद्ध व्यापक सार्वजनिक और निजी अभियान चलाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने उपाय भी बता दिए। अब बात करेंगे आगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता वाला भी पोर्शन देखना है। तो इसमें देखिए, नेहरू के अनुसार भारतीय सभ्यता के विशिष्ट लक्षणों में विविधता में मौलिक एकता की उपस्थिति तथा विभिन्न प्रभावों को ग्रहण करने, आत्मसात करने तथा संश्लेषित करने की क्षमता शामिल है। नेहरू का विचार था कि भारत भविष्य में इन विशेषताओं के माध्यम से ही अपनी शक्ति प्राप्त करेगा। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता पर इनका क्या विचार है भाई? धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनके विचार अभिनव और शिक्षाप्रद थे भाई, ध्यान रखना। विशेषता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब संकुचित धार्मिक मतों, विवेकपूर्ण प्रतिमानों तथा विखंडनवादी प्रवृत्तियां जैसी चुनौतियां उपस्थित हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष, इनका जो मतलब था धर्मनिरपेक्ष का, उसका मतलब ये था कि कोई व्यक्ति अपना धर्म ना छोड़े, ठीक है, लेकिन किसी के धर्म का पालन, मतलब किसी के धर्म का खंडन भी ना करे। अपना धर्म ना ही छोड़े लेकिन दूसरे के धर्म को खंडित भी ना करे। ठीक है, इनका मानना ये था धर्मनिरपेक्षता के रूप में। राज्यों को बोलते थे कि राज्यों को किसी एक विशेष धर्म को पोषित नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके उस समय कि जब दूसरे की उम्मीद को या दूसरे की भावनाओं को दबाना पड़े।
तो क्या था इनका विचार भाई, धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए पहले। तो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये नहीं है कि लोग अपने अपने धर्मों का त्याग कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि राज्य सभी धर्मों की रक्षा करे, किंतु दूसरों की कीमत पर किसी धर्म का पक्ष पोषण ना करे और ना ही किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार करे। इसी भावना को महत्व देते हुए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। नेहरू द्वारा भी महात्मा गांधी की भांति धर्म की नैतिक अनिवार्यता को व्यावहारिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया। नेहरू के दृष्टिकोण में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे तथा ये संयुक्त रूप से एक ऐसे मजबूत भारत की नींव रखेंगे, उनका ये मानना था। दूसरा पॉइंट क्या है कि संगठित धर्म का विरोध करते थे। कि देखो, नेहरू ने एक आज्ञावादी व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को मात्र एक सांस्कृतिक प्रेरणा और विरासत के रूप में ही स्वीकार किया था। वे संगठित धर्म के विरोधी थे। उनके अनुसार कोई भी संगठित धर्म निरपवाद रूप से एक निहित स्वार्थ बन जाता है जो अनिवार्यतः प्रगति और परिवर्तन विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेहरू ने धर्म के राजनीतिकरण का तिरस्कार किया है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है, अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता सामाजिक आदर्श के रूप में है। तो कैसे है कि नेहरू द्वारा विज्ञान तकनीकी के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया ताकि बुद्धिवादी और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां मजबूती प्राप्त कर सकें। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को एक सामाजिक आदर्श के रूप में सामने रखा और समाज में उसके प्रचार प्रसार हेतु गंभीरता से कार्य किया है। ठीक है, नेहरू द्वारा अपने जीवन के अंतिम चरण में अनेक सामुदायिक दंगों की श्रृंखला देखी गई थी। इस समस्या के समाधान की कड़ी के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन भी किया। ऐसा दंगा हुआ है मध्य प्रदेश में, तो सब उन्होंने देखा भी था। ठीक है, नेहरू बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार की उम्मीद भी करते थे। धर्मनिरपेक्षता के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता संपूर्ण, व्यापक, शर्त रहित थी। ये ध्यान रखना, स्वतंत्रता के पश्चात की सबसे ज़्यादा असहज परिस्थितियों में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और समाज की नींव की स्थापना नेहरू के प्रयासों से ही संभव हो सकी। इस तरीके से आप अपना ये प्रश्न समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसी में एक टॉपिक की बात कर लें, मौर्य कला। देखो क्या है मौर्य कला, हमने बहुत सारे पीडीएफ देखे हैं, बहुत सारा नोट्स भी देखा, तो उनके बताने का तरीका थोड़ा सा अच्छा ही है। ठीक है, लेकिन कहीं ना उसमें किताबी भाषा समझ में आती है। ठीक है, और किताबी भाषा जो होती है ना, जल्दी याद नहीं होती, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है ना, किताबी भाषा याद नहीं होती इतनी जल्दी, उसको अपने शब्दों में समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए मौर्य कला की बात कर लें। जैसे प्रश्न होता है ना, मौर्य कला का की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मौर्य कला भवन निर्माण कला के वर्णन कीजिए, विशेषता का वर्णन कीजिए, बौद्ध धर्म के साथ संबंधों की चर्चा कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, विशेषताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप अगर किसी नोट्स को याद किए हैं, किसी संस्था के आप नोट्स को याद कर लिए हैं, तो आप हूबहू तो नहीं लिख पाएंगे वहाँ, तो आपको क्या करना होगा, कुछ सोचना भी पड़ेगा। अब जैसे मौर्य कला है ना, अब देखो कला की बात अगर करेंगे, सबसे पहले कला की बात देख लें, तो कला देखो क्या है ना कि एक, अब जब किताब में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी एक कहानी टाइप में हो सकता है कला का परिचय, कला की परिभाषा। लेकिन सिंपल सा परिभाषा याद रखना है कि कला किसी समाज का एक ऐसा आईना होता है कि जिसके माध्यम से किसी समाज की प्रकृति, उसकी बनावट, उसकी संरचना, उसकी मान्यता, ठीक है, उसके तौर तरीकों, यहाँ तक कि उसके व्यवसाय का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, या फिर समझा जा सकता है। ये तो हो गई कला की बात। अब बात करेंगे मौर्य कला की। तो मौर्य कला में देखो प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न भी
देख लेंगे, 4-5 प्रकार के प्रश्न देखेंगे अभी, चिंता मत करना। मौर्य कला। विभिन्न स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर मौर्यों के समय में राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक आर्थिक प्रगति, राज्य की उदारता ने मानव कल्पना को बेहतर आकार देने और तथा कला के विभिन्न रूपों के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत किया। मौर्य काल से पहले भी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो कला का प्रचलन था, लेकिन इस काल में क्या हुआ भैया, देखो लकड़ी और मिट्टी का प्रयोग पहले होता था, जो लंबा चल नहीं पाता था, तो लकड़ी और मिट्टी की जगह अब क्या हुआ, मौर्य काल में पत्थरों ने ले ली है। अब ये टिकाऊ भी रहेंगे, स्थिरता इनको मिल जाएगी, निरंतरता भी मिल जाएगी। इस आधार पर ये काल भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक माना जाता है। आप दे सकते हैं फिर प्रश्न का उत्तर, जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मौर्य काल भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक साबित हुआ। ठीक है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो सहमत हैं तो बताइए। अब ऐसा तो बोल भी नहीं सकते कि नहीं हम सहमत नहीं हैं, और सहमत नहीं हैं ऐसा बोल देंगे, वो भी बताना पड़ेगा। नहीं बोल के काम नहीं चलने वाला, जो भी बोलेंगे वो आपको बताना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखेंगे। इस दौर में स्तंभ हैं, मूर्तियां हैं, पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण, स्तूप है, विहार है, चैत्य जैसे स्थापत्य का विकास प्रमुख स्थान रखते हैं। मौर्य कला में राजा का संरक्षण और स्थानीय लोगों की भावना की झलक मिलती है। ध्यान रखना, इस आधार पर मौर्य कला को 2 भागों में बांटेंगे भैया। पहला भाग है राजकीय कला और दूसरा भाग है लोक कला। राजकीय कला में कई सारी चीज़ें, जैसे राजप्रसाद है, स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य, गुफा है, सिक्के हैं। वहीं पर लोक कला की बात करें तो उसमें मृण मूर्तियाँ आ जाएंगी, मनके हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, मूर्ति हैं, तो ये सब देख लेंगे। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ लोगों के विचार रहे हैं। विचार के रूप में, विचार ऐसे भी ध्यान में रखिए, नहीं तो हम बाद में थोड़ा भी देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए राजकीय कला की विशेषता की बात करेंगे। राजकीय कला की बात कर रहे हैं तो राजकीय कला में सबसे पहले शामिल होगा क्या, राजप्रसाद। राजप्रसाद क्या है भाई, देखो पाटलिपुत्र का जो नगर विन्यास था वो है राजप्रसाद का सबसे पहला उदाहरण। ठीक है, लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, उसमें बीच बीच में तीर गुजरने देने के लिए छेद बनाए गए थे। 60 फीट गहरी, 600 फीट चौड़ी खाई का निर्माण हुआ था चारों तरफ। इसमें 64 प्रवेश द्वार थे, 570 टावर थे। कुम्भहार से एक 84 स्तंभ वाला विशाल कक्ष प्राप्त हुआ है, जो कि भैया देखो एकाश स्तंभ जो है एकाश्म पत्थर के बने हुए हैं। सोने की लता का जड़ाऊ काम किया गया है और चांदी की चिड़ियों का भी जड़ाऊ काम हुआ है उसमें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये राजप्रसाद को जब कुछ लोगों ने देखा, जैसे इंडिका में ही बताया गया है कि नगर के चारों ओर जो लकड़ी के प्राचीर हुआ करते थे उनमें बीच बीच में तीर को जाने देने के लिए ना छेद बनाए गए थे। फाहियान क्या बोलता है, फाहियान राजप्रसाद के बारे में कहता है कि यह देवों के द्वारा निर्मित, कोई आदमी नहीं इसका निर्माण करवाया है। वहीं पर एरियन है एक, इन्होंने भी कुछ बताया। क्या बोला भाई, इन्होंने कहा है कि सूसा और एक बतना से भी यह अच्छा है, इन्होंने ऐसा बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्तंभों की, बौद्ध धर्म से संबंध की भी चर्चा कर लेंगे, चिंता मत करना। तो स्तंभ की बात करेंगे। स्तंभ याद रखना मुख्य रूप से अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। अधिकतर जो स्तंभ हैं उन पे शिलालेख खुदे हुए हैं। कुछ हैं शिलालेख जिन पे कुछ हैं स्तंभ जिन पर शिलालेख नहीं खुदा हुआ है। ठीक है, पशु आकृतियों से निर्मित हैं। पशु आकृतियाँ कौन कौन सी भैया, देखो हिष्ट पुष्ट आकृतियाँ हैं पशुओं की। ठीक है, उल्टी कलमकली की उसमें झालर लगी हुई है। आप लौरिया एग्जाम्पल दे सकते हैं, लौरिया अरेराज, नंदनगढ़, रामपुरवा, संकिसा, सारनाथ। ऊंचाई देखेंगे 30 से 35 फीट इनकी ऊंचाई है। अब देखिए इसकी तुलना भी होगी। तुलना अगर करेंगे, जैसे एक साम्राज्य था एकेमेनियन साम्राज्य, इससे जब तुलना करेंगे ना तो एकेमेनियन बताया जाता है कि एकेमेनियन साम्राज्य से
इसका वो लिया गया था, नकल है उसकी। तो यहाँ पर तुलना कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि देखो क्या है, एक्मेनियन साम्राज्य में जो स्तंभ बने हुए थे ना, वो पत्थरों के टुकड़ों के बने हुए थे, लेकिन यहाँ के कैसे थे, वो एकाश्म पत्थर के बने हुए थे। ठीक है। एक्मेनियन साम्राज्य में जो स्तंभ बने थे वो किसी महल में बने हुए थे, किसी दरबार में बने हुए थे। ठीक है। उनकी चोटी पर मानव आकृति थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एकाश्म पत्थर पे निर्मित है। किसी महल, किसी भवन में नहीं, वो स्वतंत्र रूप से आकाश के नीचे हैं। और उनकी जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है, उस पे कौन सी आकृति दिखती है, हमें जानवरों की आकृति दिखती है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। अब देखो, स्तंभ है तो स्तंभ के चार भाग हैं। कौन कौन से चार भाग हैं भाई? अब देखो, इस तरीके से एक हम स्तंभ अगर बना देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, ऐसे एक कमल वमल बन जाए, ये ऐसे हो जाए, फिर इस पर एक चौकी लग जाए, इस पर एक जानवर बैठा दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला क्या है, ये है तना। तना मतलब लाट बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना, लाट है ये। शीर्ष है, कमल या घंटी के आकार का है, शीर्ष हो गया। आधार पीठ क्या है, आधार पीठ क्या है, जिसपे वो जानवर बैठेगा। अबेकस नाम का आयताकार या गोलाकार होता है आधार पीठिका। पशु आकृति कैसी है, उत्कृष्ट भैया नक्काशीदार है, आधार पीठिका पर निर्मित है। यहाँ पे उल्टा कमल भी है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये क्या है, इसकी संरचना है। विशेषता की बात कर लें तो विशेषता ध्यान रखना, हमने बता ही दिया विशेषता क्या है, कुछ तो विशेषता आपको याद भी हो गई होगी कि चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, एकाश पत्थर से निर्मित है, स्वतंत्र आकाश के नीचे हैं, सब में एक रूपता नजर आती है। आधार से शीर्ष की ओर जाने पर इनकी मोटाई कम होती चली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। सजाने और नैतिक संदेश के लिए पशुओं का प्रयोग हुआ है, अत्यधिक पॉलिश है, ईरानी प्रभाव थोड़ा सा दिखता है इसमें फिलहाल। गोल और आयताकार आधार पीठिका है, इनकी आधार पीठिका मतलब बिल्कुल ऊपर नीचे कुछ नहीं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी आधार पर नहीं टिके हुए, ये जमीन पर खोद के बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आकृतियों की बात करें, जैसे जानवर हैं जो, उनकी आकृतियों की बात कर लें तो उसमें देखिए शेर, शेर है, हाथी है, बैल है। ठीक है, तो शेर कहाँ कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है प्री में भी। तो वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़, सांची और सारनाथ। सारनाथ में तो देखो, सांची और सारनाथ में चार चार शेर हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हाथी की बात करें, हाथी कहाँ कहाँ मिलेगा, संकिसा में मिलेगा। हाथी प्रतीक भी है किसी का, किस चीज़ का प्रतीक है, बुद्ध के गर्भस्थ का प्रतीक है ये। बैल है, तो बैल कहाँ मिलता है, रामपुरवा में, और लौरिया अरे राज में भी, बिहार में है ना। तो बैल जो है ना, प्रजनन क्षमता का प्रतीक है, ध्यान रखना, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीली वाला चक्र भी मिला हुआ है, कहाँ मिलेगा, देखो क्या है ना, सारनाथ में है, खास करके वहाँ चार चक्र बने हुए हैं, चार शेर लगा हुआ है, चार जानवर भी हैं उस पे। तो सांची में भी है ये तीली वाला चक्र, सारनाथ में भी है। और जो तीली वाला चक्र है ना, ये धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, ध्यान रखना, प्रगति का सूचक है, प्रथम उपदेश का प्रतीक है। ये यहीं पे सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है ना, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लें हम, इस पे चार जानवर बने हुए हैं। कौन कौन से भाई चार जानवर, चार जानवर, पहला बैल है, बैल क्या है, बैल नहीं, सबसे पहले हाथी की बात करेंगे। तो हाथी क्या है, गर्भस्थ जीवन का प्रतीक है। बैल क्या है, जन्म का प्रतीक है। घोड़ा भी है, घोड़ा मतलब अश्व, ये क्या है, गृहत्याग का प्रतीक है। और सिंह भी है, सिंह मतलब शेर है। शेर क्या है, देखो उनको शाक के सिंह कहा जाता था, गौतम बुद्ध से ही संबंधित है सिंह भी। इस सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है सारनाथ वाले के बारे में। अब देखेंगे स्तूप। स्तूप कैसे भाई, देखिए व्यवस्थित संरचनात्मक स्वरूप जो मिला है वो मौर्यों के समय में ही मिला है। आपको ये भी पता होगा कि स्तूप का पहला वर्णन मिलता है ऋग्वेद में।
इसके तहत क्या हुआ कि बुद्ध के अवशेषों प्रतीकों की पूजा होती थी। अशोक का उल्लेखनीय योगदान रहा इसमें। गौतम बुद्ध के जीवन का उत्सव मनाने के लिए निर्मित किया गया था। धम्म प्रचार के लिए निर्मित किया गया था। सांची भरहुत राजगृह का नाम याद कर लेते हैं। अब इसकी संरचना की अगर बात कर लें, संरचना में देखिए इसमें तोरण द्वार होता है। तोरण द्वार क्या है? प्रवेश द्वार है। वेदिका क्या है? स्तूप के चारों ओर होती है। सांची में लकड़ी का बना हुआ था। पुष्यमित्र शुंग जब शासक बनता है तब वो उसको उस गेट को लकड़ी की जगह पत्थर का बनवा देता है, बढ़िया, ठीक है। और जातक कथाएं उस पर खुदवा दी जाती हैं, ध्यान रखना। प्रदक्षिणा पथ भी है चबूतरा और वेदिका के मध्य में स्थित है। प्रदक्षिणा पथ मतलब परिक्रमा करने के लिए जगह होती थी वो। मेधी था, मेधी कहाँ कि जो चबूतरा था जिसपे अंड 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 वाली आकृति होती है ना, स्तूप, तो वो जहाँ पे निर्मित होता था जिसपे, वही था मेधी जी उसको बोलते हैं। फिर अंड है, अर्धचंद्राकार आकृति होती थी। हर्मिका है, हर्मिका क्या है? अंड के ऊपर एक पेटी जैसी पेटी नुमा आकृति होती थी, उसी को बोलते थे हर्मिका, ध्यान रखना। फिर होता था छत्र। छत्र क्या है? उसी पेटी की पेटी नुमा आकृति के ऊपर होता था छत्र। और छत्र में याद रखना कुछ ऐसे होता था छत्र, कई सारे नहीं होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं बस। श्रद्धा, सम्मान, उदारता का प्रतीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलेंगे चैत्य के बारे में। चैत्य क्या है? स्तूपों के साथ निर्मित पूजा स्थल होते थे। पिछला भाग इसका अर्धगोलाकार होता था, ध्यान रखना। घोड़े के नाल के आकार की इनकी खिड़कियां होती थी। अब गुहा विहार की बात कर लें फिर। चलिए, गुहा विहार क्या भैया? मौर्य कला से इसकी शुरुआत मानी जाती। बाराबर पहाड़ी पर अशोक ने बनवाया था। आजीवकों को इसने दान दे दिया। नागार्जुनी पहाड़ी पर दशरथ ने बनवाया, जिसे आजीवकों के लिए ही बनवाया था, ठीक है। अब विशेषता की बात करें तो गुहा विहार की विशेषता क्या हो सकती है? देखो, पहली बात तो आंतरिक कक्ष कैसा होगा? आयताकार होगा। दीवार पर क्या होगा? अत्यधिक पॉलिश। प्रवेश द्वार सजा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ रहेगा। बेलनाकार छत है इसकी, ठीक है। ये इसकी कुछ विशेषता है। सिक्कों की बात करें, देखिए सिक्के जो है ना इनके चांदी और तांबे के मिले हैं। हाथी, रेलिंग, पेड़, पहाड़ जैसी आकृतियां हैं उनपे, ठीक है। पंचमार्क सिक्के मिले हैं ज़्यादातर, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए, मूर्ति कला पे चाहते हैं हम। मूर्ति कला क्या भाई? देखिए, व्यवस्थित प्रमाण मिलता है मौर्य काल से ही। स्तंभ के ऊपर आप देख सकते हैं, और दूसरा स्वतंत्र कलाकार के द्वारा बनाए गए। तो स्तंभ के ऊपर अगर देखेंगे ना, तो स्तंभों के ऊपर हमने बता ही दिया कौन कौन से चित्र बने हुए हैं। सारनाथ स्तंभ में 4 शेर लगे हुए हैं। चौकी पर 4 पशु हैं, बैल, घोड़ा, सिंह, हाथी है, जो हमने जिसके बारे में बता रखा पहले ही। 4 चक्र हैं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है। चक्र में 24 तीलियां हैं। धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, ठीक है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लोक कला की जब बात करेंगे, लोक कला भारतीय जनजीवन के विभिन्न पक्षों का अंकन करती है। इसमें यक्ष यक्षिणी की मूर्ति आती है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति देखेंगे तो इसमें अधिकतर मूर्तियां खड़ी स्थिति में विद्यमान है। पटना, विदिशा और मथुरा वाली बात करते हैं, यहाँ पे चेहरे का स्पष्ट चित्रण किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब दीदारगंज में यक्षिणी की जो मूर्ति मिली है उसमें क्या है? चामर ग्रहिणी है, ध्यान रखना, चामर ग्रहिणी है। हल्के हल भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित है। चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ है। नारी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो ये है दीदारगंज की। अब है बेसनगर, विदिशा वाली यक्षिणी। तो इसके मुख भुजा खंडित है, इसकी बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, पॉलिश किया गया है। परखम, परखम में यक्ष की बात करेंगे। यक्ष की जो मूर्ति मिली परखम से, वो उसमें मुख भुजा उसका भी खंडित है। मौर्यकालीन वेशभूषा है, बलुआ पत्थर का प्रयोग है, चमकदार पॉलिश है। राजघाट, राजघाट वाराणसी की बात हो रही है। वाराणसी में भी राजघाट में यक्ष की मूर्ति मिली है। ये 3 मुख वाला है कोई, ठीक है, देवता है। बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ, चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मृद भांडों की। जब मृद भांडों की बात करते हैं तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड मिले हुए हैं भैया। तो बने किससे होते थे? जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होते थे। जेट ब्लैक से गहरे ग्रे होते थे। सतह पर लाल भूरे धब्बे होते थे। कौशाम्बी पाटलिपुत्र से खास करके मिले हुए हैं। अब हम मृण मूर्तियों की बात करें तो टेराकोटा मूर्तियां हैं। अनुपातिक आकार की बनती थी। स्पष्ट अलंकरण होता था। तकनीकी रूप से मजबूत होती थी, ध्यान रखना। देवता, खिलौना, पासा, इन सब की मूर्तियां बनाई जाती थी, मृण मूर्तियां, ठीक है। अब धर्म का प्रभाव पर बात करें, देखो क्या है, धर्म का प्रभाव है।
हिंदू धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है। वैदिक और बौद्ध धर्म की झलक आपको मिलती है स्तंभों में। ठीक है, बैल की पूजा हिंदू धर्म में नहीं होती है क्या? होती है ना। हाथी की भी पूजा करते हैं हिंदू धर्म में। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव स्तूपों पे ज़्यादा रहा है। ठीक है, जातक कथा का चित्रण है। जातक कथा क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा का वर्णन है। तोरण द्वार पर हुआ है इसका चित्रण। गुहा विहार का निर्माण हुआ जो कि आजीवकों के लिए रहा। सारनाथ स्तंभ में बौद्ध धर्म की स्पष्ट झलक मिलती है। जैन दिगंबर प्रतिमा से जैन धर्म की भी झलक इसमें हमको मिलती है। लोक कला में धर्म प्रभाव का अभाव है क्योंकि वो स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित हुई थी। ठीक है, अब विदेशी प्रभाव की बात कर लें तो विदेशी प्रभाव विशेष रूप से फारसी प्रभाव इसमें दिखता है। अशोक के स्तंभ पर उद्घोषणा जो हुई है वो एकेमेनियन से प्रभावित है, ध्यान रखना। दीपी और जो लिपि शब्द है ये डेरियस से प्रभावित है। अन्य पुरुष शैली में लिखा हुआ है। शेरों की कठोर मुद्रा जो है उस पर पश्चिमी प्रभाव पड़ा हुआ है। पॉलिश और जो कमल का प्रयोग है वो भी एक्वेमेनियन से ही लिया गया है। ठीक है, लेकिन अंतर भी है। अंतर क्या भाई? अब देखिए, कुम्हार के जो सभा कक्ष के खंभों में शीर्ष नहीं है, ध्यान रखना। कुम्हार में जो सभा कक्ष का खंभे हैं लगे हुए उनमें शीर्ष नहीं, लेकिन ईरानी में विस्तृत स्तंभ शीर्ष है भाई। फारसी स्तंभ कैसे घंटी, आयताकार, वृत्ताकार आधार पर बने हुए हैं, जबकि मौर्य स्तंभ कैसे हैं? वो बिना किसी आधार के बने हुए हैं। ठीक है, कमल का आकार और अलंकरण भी अलग है। हमारा कैसा कमल है? उल्टे आकार में, उनका सीधे आकार में है। ठीक है, मौर्य स्तंभ कैसे हैं? वो चिकने हैं। फारसी कैसे? घुमावदार हैं। ठीक है, उनके पत्थर के टुकड़ों से बने थे, हमारे क्या हैं? एकाश्म पत्थरों से बने हुए हैं। आधार पीठ क्या? खुदे हुए स्वतंत्र जानवर मौर्यों के हैं। ठीक है, उनके यहाँ क्या है? मानव आकृतियाँ हैं। ईरानी स्तंभ पत्थरों के टुकड़ों से बने थे, मौर्य स्तंभ बने एकाश्म पत्थर से। समीक्षा की बात कर लें तो मौर्य काल में मूर्तिकला के विकास को व्यापकता तो मिली थी, नए तत्वों का समावेश भी हुआ, मूर्तिकला का स्वरूप व्यवस्थित हो गया। स्तंभों के ऊपर मूर्तिकला राज्य के संरक्षण में बनी, साथ ही स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा भी बनी थी। ठीक है, पशु आकृतियाँ स्वाभाविक और विकसित अवस्था में थी। कुल मिलाकर देखा जब भी है कि मौर्य मूर्तिकला कला के विकास की दृष्टि से अपना उल्लेखनीय स्थान रखती है। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखना। आलोचनात्मक समीक्षा की बात कर लें तो मौर्य कला के संदर्भ में यह एक विमर्श का विषय होता भाई कि तुलना उलना हो जाती, विदेशी प्रभाव इस पर बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचे उससे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं ईरानी प्रभाव और इसके बारे में। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, ईरानी पक्ष के बारे में, जब मौर्य साम्राज्य विकसित हुआ था ना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जब हुई थी उससे लगभग 250 वर्ष पहले आर्मेनियाई वंश का शासन हुआ करता था और कला के कई रूपों का उन्होंने विकास भी किया। अब जैसे राजप्रसाद की बात करें, बड़े बड़े स्तंभ हैं, सभा भवन जैसे पाटलिपुत्र की तरह ही अपने। मार्शल और पर्सी ब्राउन दो लोग हैं, इन्होंने बताया है कि नकल की गई है। स्तंभों के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, मूर्तियों के बारे में भी, लेकिन विपक्ष के रूप में कुछ तर्क देखना पड़ेगा हमें। जैसे हम अंतर कर लें, अंतर देखिए करेंगे तो स्तंभ कैसे थे? ईरानी ईरानी जो स्तंभ थे ना, स्तंभ विशाल भवनों में बने होते थे। मौर्य कहाँ थे? स्वतंत्र रूप से आकाश के नीचे थे। ईरानी जो स्तंभ थे वो पत्थर के टुकड़ों से निर्मित थे। मौर्य स्तंभ एकाश्म पत्थर से निर्मित थे। ईरानी स्तंभ के ऊपर मानव आकृति थी, मौर्य स्तंभ के ऊपर पशु आकृति थी। ईरानी स्तंभ कैसे थे? तना पर, तना वाला जो एरिया था उस पर बेल, लता, फूल, पत्ती हुआ करता था, लेकिन मौर्य जो स्तंभ था ना उसका तना सपाट होता था। अंत में क्या होगा भाई? इन आधारों पे कह सकते हैं कि ईरानी प्रभाव तो नहीं था, विदेशी दृष्टि से प्रभाव ग्रहण किया गया होगा, लेकिन यह भारतीय आधारभूत तत्वों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे समीक्षा भी करनी पड़ेगी। मौर्यकालीन मौर्य कला भारतीय इतिहास में न सिर्फ पहले से चले आ रहे भारतीय कला के पारंपरिकता को व्यवस्थित स्वरूप और विकास को गति प्रदान की, बल्कि पहली बार व्यवस्थित स्थापत्य के रूप में अति विशिष्ट रहा है ये। ओके, मौर्य काल की प्रवृत्ति राजकीय जीवन तथा अन्य जीवन के क्षेत्रों में दृष्टिगत होती है, जहाँ एक ओर इसकी मूलभूत अवस्था में केंद्रीकृत राजकीय तत्व होते हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनजीवन के घटकों का भी दर्शन होता है। मौर्य कला में
पत्थरों का प्रयोग, चमकदार पॉलिश का प्रयोग व स्थानीय भारतीय तत्वों के साथ कुछ ईरानी और यूनानी तत्वों का समावेश इस कला का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। तो ये हो गया आपका मौर्य कला। मौर्य कला से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं, देखिए पहली प्रश्न तो यही हो जाएगा भाई कि मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न हो सकता है मौर्य कला और भवन निर्माण कला, याद रखना स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बौद्ध धर्म के साथ संबंधों की तुलना, संबंधों की चर्चा कीजिए। तीसरा क्या हो सकता है, हालांकि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव चिन्हित है या विदेशी प्रभाव दिखते हैं, फिर भी इस संदर्भ में मौर्य कला का वर्णन करते हुए इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न हो सकता है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि मौर्यकालीन स्तंभ की संरचना और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए बौद्ध धर्म के साथ इनके संबंध की चर्चा कीजिए। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि मौर्यकालीन स्तंभ, स्तूप और विहारों का वर्णन करते हुए, और वर्णन करना ना तो उसमें संरचना भी बतानी है, विशेषता भी बतानी है, ठीक है, ध्यान रखना, सब कुछ बताना पड़ेगा। साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म से संबंध की चर्चा कीजिए। तो चर्चा जो करनी होती है ना, एक चीज़ याद रखना, संरचना, विशेषता और बौद्ध धर्म से संबंध, तीनों एक साथ रखा करिए, तब मज़ा आता है देखने में। ठीक है, पता चले ऊपर हम संरचना देखें, फिर कहे लाओ विशेषता देखते, नीचे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बौद्ध धर्म से संबंध। तो बौद्ध धर्म से संबंध जब अलग बताएंगे तो एक साथ बताएंगे, थोड़ा बता देंगे। जब सबके साथ थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा भी बता देंगे। वो आपका शब्द कवर कर देगा किसी भी पॉइंट पे। आप देख लीजिए, शब्दों से खेलना सीखना है, ठीक है। शब्दों से खेल लिए ना तो महारथ ही आप हैं फिर। तो फिलहाल आज की वीडियो देखते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, फिर उसमें कुछ प्रश्न रखेंगे, और रखेंगे थोड़ा 10 प्रश्न होंगे करीब, 1-2 दिन में फिर वो भी वीडियो हो जाएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जीएस फर्स्ट, फिर जीएस सेकंड, उसके बाद इतिहास भी कवर करेंगे, क्योंकि इतिहास वाले भी बहुत सारे हैं, और भूगोल भी कवर करेंगे, ठीक है। भूगोल और इतिहास हम पढ़े हुए हैं और ऑप्शनल हमारा रहा भी है, तो इसलिए हम उसको भी, ये दोनों सब्जेक्ट हम देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए, कल नहीं मिलेंगे मतलब 2 दिन बाद ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।